जय हिंद दोस्तों, मैं अवनीश सिंह यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और धीरे धीरे पॉलिटी में बढ़ते हुए हम चैप्टर 16 तक आ चुके हैं, इमरजेंसी प्रोविज़न, जिसका हिंदी में अर्थ है आपातकालीन प्रावधान। तो उम्मीद है आप सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे और बिना क्वेश्चन के कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है ना। तो आप लोग टेस्ट सीरीज़ उठा लीजिए, किसी भी कोचिंग के उठाइए, वो आपकी मर्जी है। और जितने चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं, अगर आप उन्हें नहीं पढ़े हैं तो मुश्किल से 6-7 घंटे के पॉलिटी के अब तक हैं चैप्टर, 15 तक मैंने पढ़ा दिए हैं। उनको आप जल्दी जल्दी 2x 3x पे करके आप देख सकते हैं, है ना। वो और छोटे हो जाएंगे, मैक्सिमम 3-4 घंटे के। और सिर्फ आप उनको देख करके, उनको भर देख करके आप पॉलिटी के क्वेश्चंस लगाइए। और हर टीचर को एक पैरामीटर पे जरूर रखना चाहिए कि वो सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं। आप मुझे भी देखिए, है ना। चलिए, लेकिन खुद को भी देखिए, सिर्फ मुझे ही मत देखिएगा। चलिए, चैप्टर 16 इमरजेंसी प्रोविज़न अर्थात आपातकालीन प्रावधान। कि आपात जिस समय लग जाएगा, जिस समय इमरजेंसी लग जाएगी, उस समय अलग अलग प्रोविजंस किए गए हैं, अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं कि अगर नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो इस तरह का, स्टेट इमरजेंसी यानी प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो इस तरह का, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी तो ये चीज़ें होंगी, है ना। उन्हीं को हम इन चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये किस पार्ट में दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में दिया हुआ है इमरजेंसी प्रोविज़न। पार्ट 18 देखिए, आप ऐसे याद कर लें इसको कि ई से इमरजेंसी, ई से क्या हो गया इमरजेंसी, और ई से क्या हो गया पार्ट 18 भी किससे हो गया, ई से हो गया। तो इन दोनों को आप कनेक्ट कर लीजिए। अगली बात कि ये किस से किस आर्टिकल तक दिया हुआ है, किस से किस आर्टिकल तक है ये। तो 352 से 360, 352 से लेकर के 360, 352 से लेके 360। तो हम लोग जैसे एक तरह से ऐसे याद कर लिए थे, 52, 56, 60, ऐसे आप याद रखें, 52, 56, 60 ऐसे लिख लें, है ना। 52 में आ जाएगा आपका कौन सा, नेशनल इमरजेंसी। 56 में क्या आ जाएगा आपका, प्रेसिडेंट रूल यानी स्टेट इमरजेंसी। और 360 में फिनेंशियल इमरजेंसी। 360 में क्या आ जाएगा आपका, फिनेंशियल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी को कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, है ना, राष्ट्रीय आपातकाल। स्टेट इमरजेंसी को, है ना, स्टेट इमरजेंसी को राज्य का आपातकाल। फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग, अभी फिर से इनको मैं डिफाइन कर दूंगा ना, हिंदी नाम को लेके आप लोग परेशान नहीं होइएगा। चलिए देखते हैं हम लोग इमरजेंसी प्रोविजन, ये दोनों मैंने बता दिया। चलिए आगे देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमरजेंसी। 3 तरह की इमरजेंसीज हैं मैंने बताया, जिनको डिस्कस किया। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं नेशनल इमरजेंसी। किस में दिया है नेशनल इमरजेंसी, 352 में। किस में, 352 में। क्या कह रहा है, इमरजेंसी ड्यू टू वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। इन तीनों शब्द को आप ध्यान रखिएगा, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, आर्म्ड रिबेलियन, है ना। इस चैप्टर में दोबारा दिया हुआ था कि किसको एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलते हैं, किसको इंटरनल इमरजेंसी बोलते हैं, है ना। तो अगर एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन के आधार पर होता है तो क्या कहते हैं, वार और एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पे तो एक्सटर्नल इमरजेंसी, और आर्म्ड रिबेलियन के आधार पे तो इंटरनल, है ना। चलिए क्या कह रहा है आगे, however the constitution employs the expression proclamation of emergency to denote an emergency of this type। मतलब इस टाइप की इमरजेंसी की बात करता है, उसमें कहता है proclamation of emergency, यानी इमरजेंसी को लागू किया जाना। क्या किया जाना, इमरजेंसी को लागू किया जाना।
प्रोक्लेमेशन का अर्थ क्या होता है? घोषणा करना। क्या? घोषणा करना, आपातकाल की घोषणा करना। आगे क्या दिया हुआ है? आगे इमरजेंसी ड्यू टू फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, यानी कि राज्यों में अगर संवैधानिक तंत्र, यानी राज्यों में यदि संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपात लगेगा तो उसको कहेंगे राष्ट्रपति शासन, यानी प्रेसिडेंट रूल। और इनको दो अन्य नामों से जाना जाता है, राज्य आपातकाल, राज्य आपातकाल और संवैधानिक आपातकाल, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, है ना। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी और स्टेट इमरजेंसी भी कहते हैं। और जबकि पहले को क्या कहते हैं? नेशनल इमरजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय आपात। अंतर समझ पा रहे हैं आप? आगे क्या कह रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट यूज द वर्ड इमरजेंसी फॉर दिस सिचुएशन, यानी कि संविधान जो है इमरजेंसी जैसा शब्द, संविधान में इमरजेंसी जैसा शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है ना। आगे तीसरा क्या कहता है? ये बात करता है फिनेंशियल इमरजेंसी ड्यू टू थ्रेट टू फिनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया। ये किस में ये बात की गई है? आर्टिकल 360 है ना। फिनेंशियल इमरजेंसी को हिंदी में क्या कहते हैं? वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। तो अब आप पूछेंगे मेरे से कि सर क्वेश्चन कैसे आता है? तो यूपीपीसीएस टाइप में क्वेश्चन आ सकता है कि किन किन आधार पे नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है, किन आधार पे स्टेट इमरजेंसी लगाई जा सकती है और किन आधार पे फिनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। और दूसरा पूछ सकता है कि आर्टिकल दे सकता है आपको मैच करने के लिए, 352, 356, 360 दे दे, ऐसे स्टेट, फिनेंस और नेशनल इमरजेंसी दे दे, आपको मैच करना रहे इनको, है ना। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग नेशनल इमरजेंसी को डिटेल में, यानी राष्ट्रीय आपात को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अंडर आर्टिकल 352 क्या कहता है? अनुच्छेद 352, प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और अ पार्ट ऑफ इट इज थ्रेटेंड बाय वार और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, है ना। क्या कह रहा है? यदि भारत की अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण खतरा उत्पन्न हो गया हो तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। और राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा वास्तविक युद्ध, बाह्य आक्रमण, है ना, बाह्य आक्रमण और सशक्त विद्रोह से पहले भी कर सकता है, जैसा उसको ठीक लगे, है ना। The 42nd Amendment Act of 1976 enabled the President to limit the operation of national emergency to a specified part of India. To a specified part of India. क्या कह रहा है ये? कि अगर ऐसे उसको संतुष्टि होती है, ऐसा अगर उसको लग जाता है कि हाँ राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाना चाहिए तो वो लगा सकता है। और 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को भारत के किसी विशेष भाग पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का अधिकार प्रदान किया है ना। कि किसी जरूरी नहीं है कि पूरे नेशन पे लगाया जाए, पूरे राष्ट्र पे लगाया जाए, जबकि क्या कर सकता है? किसी स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि किसी एक विशेष क्षेत्र पर भी क्या किया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। और ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं, उसमें ये प्रोविजन लाया गया, उसमें ये प्रावधान लेकर आया गया। क्या कह रहा है? ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस एज द थर्ड ग्राउंड ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, है ना। क्या कहने का अर्थ है? कि पहले ओरिजिनली, यानी जब संविधान बना था तो
कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी आंतरिक विद्रोह, है ना, इंटरनल डिस्टर्बेंस एज द थर्ड ग्राउंड, एज द थर्ड ग्राउंड, इंटरनल डिस्टर्बेंस को तीसरे यानी आंतरिक गड़बड़ी को तीसरे आधार के रूप में व्यक्त किया गया था कि अगर आंतरिक गड़बड़ी होगी तो भी राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। लेकिन द एक्सप्रेशन वॉज टू वेग, है ना, यह शब्द बहुत ही क्या था, अस्पष्ट था, है ना, जिसका मतलब कि अनुमान नहीं लगाया सकता था कि कितना ये विस्तृत है ना, उसी को वेग बोलते हैं, अस्पष्ट था, है ना। had a wider connotation, hence the 44th Amendment Act 1978 substituted the word armed rebellion for internal disturbance, है ना। अतः क्या किया गया कि आंतरिक गड़बड़ी के जगह पर क्या किया गया, सशस्त्र विद्रोह नाम के शब्द को सशस्त्र विद्रोह जैसा शब्द लेकर आया गया कि अब आंतरिक गड़बड़ी के आधार पे इमरजेंसी नहीं लगाई जाएगी, नेशनल इमरजेंसी नहीं लगाई जाएगी, बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगाया जाएगा, यानी कि आर्म्ड रिबेलियन आधार होगा उसका, है ना। तो कभी कभी दे अगर ऐसे कि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन कर दिया गया था कि आधार जो है वो वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस होगा, तो वो आपका गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि इंटरनल डिस्टर्बेंस किस में आया हुआ है, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। आगे क्या कह रहा है, thus it is no longer possible to declare national emergency on the ground of internal disturbance as it was done in 1975 by the Congress government headed by Indira Gandhi। आपको याद है वो किस्सा कि इंदिरा गांधी ने क्या किया था, नेशनल इमरजेंसी लगा दिया था, है ना, और बहुत सारे नेता जो विद्रोह कर रहे थे उनको, बहुत सारे नेताओं को जेल में डलवा दिया था, है ना, उनको क्या किया गया था, जेल में डलवा दिया गया था। इंदिरा गांधी ने मात्र फ़ोन पे सलाह लेकर के, है ना, और क्या किया था कि स्टेट में, पूरे नेशन में इमरजेंसी लगवा दिया था उन्होंने। तो अब इसीलिए बोला गया कि नेशनल इमरजेंसी के ग्राउंड अब इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं होगा। नहीं तो ऐसे तो लोग पूछेंगे ना कि भाई इंटरनल डिस्टर्बेंस आप क्या बोलेंगे, कुछ भी हो सकता है इंटरनल डिस्टर्बेंस की, पता चले पीएम खुद ही 20 लोगों को इकट्ठा करके कहीं पे 20-20 लोगों को 2-3 जगह पे इकट्ठा करके पता चले बवाल करवा दे, एक आध बस जलवा दे, कुछ करवा दे और फिर बोले इंटरनल डिस्टर्बेंस है ना, तो मैं क्या करूँगा, नेशनल इमरजेंसी लगाऊंगा, तो ये कोई बात तो हुई नहीं, है ना। तो इसीलिए इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा करके आर्म्ड रिबेलियन लगा, क्योंकि भाई जनता को साफ साफ दिखेगा, है ना, कि सशस्त्र विद्रोह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है ना, वो पुलिस कंट्रोल कर सकती है या फिर सेना कंट्रोल कर सकती है ना। चलिए आगे, द प्रेसिडेंट however can proclaim a national emergency only after receiving a written recommendation from the cabinet. This means that the emergency can be declared only on the concurrence of the cabinet and not merely on the advice of PM। क्या कह रहा है आगे, in 1975 then PM Indira Gandhi advised the president to proclaim emergency without consulting her cabinet। 1975 का वाक्य आपको याद है, वो इंदिरा गांधी ने क्या किया था, प्रेसिडेंट को, है ना, बस सीधा एक फ़ोन पे एडवाइस किया था और प्रेसिडेंट ने क्या किया था, इमरजेंसी लगा दिया था, है ना। यानी कि पीएम को, यानी कि उस समय ज़रूरी नहीं था कि कैबिनेट से एक रिकमेंडेशन लेना, रिटर्न रिकमेंडेशन लेना ज़रूरी नहीं था उस समय, है ना। रिटर्न रिकमेंडेशन सिर्फ पीएम का आदेश ले लेना ही या पीएम का बोल देना ही, पीएम के एडवाइस पे ही सीधे सीधे प्रेसिडेंट क्या किए थे, इमरजेंसी लगा दिए थे। जबकि अब क्या है, रिटर्न रिकमेंडेशन, वो भी किसका, सिर्फ पीएम का नहीं, किसका, कैबिनेट, सिर्फ पीएम का नहीं, कैबिनेट का एक रिटर्न रिकमेंडेशन मिलने के बाद ही प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगा सकते हैं। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि 1975 में इन्होंने इंटरनल डिस्टर्बेंस को आधार बना करके इंदिरा गांधी जी ने क्या किया था, नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया था और फिर काफ़ी अफरा तफरी हुई थी, है ना, देश में। द कैबिनेट वॉज इन्फॉर्म्ड
for the proclamation after it was made, as it is a fait accompli, है ना. यानी क्या किया गया था कि जब लागू कर दिया गया था, इसको जब लागू कर दिया गया था उसके बाद जाकर के बताया गया था, है ना. उसके बाद जाकर के इनको कैबिनेट को इन्फॉर्म बस कर दिया गया था कि हाँ अब इमरजेंसी क्या हुई है, लग चुकी है. तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो हमारा जो काउंसिल है, कैबिनेट है, वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं लोकसभा के प्रति और लोकसभा जनता के प्रति. तो कहीं ना कहीं जो है वो अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल हो भी, है ना, इन इंस्ट्रूमेंट्स का अगर इस्तेमाल हो भी, इन चीज़ों का इस्तेमाल हो तो कहीं ना कहीं जनता के हित में ही होना चाहिए. वो क्या हो, जनता के ही हित में होना चाहिए, जनता के हित के बिना नहीं होना चाहिए, है ना. ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे जनता का अहित हो कोई, राइट. चलिए आगे हम लोग देखते हैं. 44th Amendment Act of 1978 introduced the safeguard to eliminate any possibility of the Prime Minister alone taking a decision in this regard. यानी अब वो अकेले डिसीजन नहीं ले सकती है. The 38th Amendment Act of 1975 कब की बात हो रही है, 1975 के 38वें संविधान संशोधन की बात हो रही है ना. क्या कह रहा है, made the declaration of a national emergency immune from the judicial review, but this provision was subsequently deleted by the 44th Amendment Act of 1978. Further, in the Minerva Mill case 1980, the Supreme Court held that the proclamation of national emergency can be challenged in court on the ground of malafide, or that the declaration was based on wholly extraneous or irrelevant fact, is absurd or perverse. क्या कहने का मतलब है इसका, 1975 के 38वें संविधान संशोधन ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा से, जो न्यायिक समीक्षा होती है ना, रिव्यू जो होता है, जुडिशियल रिव्यू, उससे बाहर रखा था. क्या कर दिया था, उससे बाहर कर दिया गया था. लेकिन इसको 44th अमेंडमेंट एक्ट में डिलीट किया गया. 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में डिलीट किया गया और मिनर्वा मिल केस 1980 में कहा गया, मिनर्वा मिल केस 1980 में कहा गया कि अब जो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा है ना, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा है, वो कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है ना. कोर्ट में यानी उसको चैलेंज किया जा सकता है कि मतलब लगाने का आधार क्या है. अगर जनता को लगता है कि उसका ग्राउंड अगर सही नहीं है, वो सही ग्राउंड पे नहीं लगाया गया है, तो क्या किया जा सकता है, उसको चैलेंज किया जा सकता है ना. पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ड्यूरेशन देखते हैं इसमें क्या है. पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन में proclamation of emergency must be approved by both the houses of parliament within 1 month from the date of its issue. Proclamation of emergency must be approved by both the houses of parliament within 1 month from the date of issue. यानी कि जिस डेट को इशू होगा इमरजेंसी, जिस डेट को अप्रूव होगा, उसके एक माह के अंदर इमरजेंसी जो है अप्रूव हो जाना चाहिए. दोनों हाउसेस, जो पार्लियामेंट की जो दो हाउसेस हैं, लोकसभा राज्यसभा, उन दोनों हाउसेस से क्या होना चाहिए, अप्रूवल उनको मिल जाना चाहिए. ओरिजिनली द पीरियड अलाउड फॉर अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट वाज 2 मंथ. तो यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता है ना, कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव बाय बोथ ऑफ द हाउसेस विद इन 2 मंथ, है ना. तो अब 1 मंथ है, 2 मंथ नहीं है. पहले था 2 मंथ, लेकिन उसको क्या किया गया, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में उसको हटा दिया गया. आगे क्या कह रहा है, इफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इशूड एट अ टाइम व्हेन द लोकसभा हैज बीन डिसॉल्व्ड or the dissolution of the Lok Sabha takes place during the period of 1 month without
अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन। क्या कह रहा है? इफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इशूड एट द टाइम ऑफ लोकसभा हैज बीन डिसॉल्व्ड और द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द period of 1 month without approving the proclamation, then the proclamation survive until 30 days from the first sitting of Lok Sabha। यानी कि लोकसभा अगर उस समय, यानी लोकसभा अगर डिसॉल्व है और उस समय अगर इमरजेंसी लगाई गई है ना, उस समय इमरजेंसी लगाई गई है या फिर लगाने के 1 महीने के अंदर ही लोकसभा डिसॉल्व हो गई है ना, तो क्या होगा? देन द प्रोक्लेमेशन सर्वाइव्स। प्रोक्लेमेशन जो ये इमरजेंसी है वो कब तक सर्वाइव करेगा? 30 दिनों तक। 30 दिनों तक। लेकिन वो 30 दिन कब से होगा? जैसे ही फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा, है ना, फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा, जैसे ही लोकसभा पहली बार बैठेगी तब उसके बाद 30 दिन तक ही मैक्सिमम वो रह सकता है। अगर इसको जो है नहीं पास किया गया उस केस में तो मैक्सिमम 30 डेज तक रह सकती है। आगे कह रहा है इफ अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट द इमरजेंसी कंटिन्यूज फॉर 6 मंथ एट अ टाइम। यहां नहीं लिखा है लेकिन आप इसको समझिए, 6 मंथ एट अ टाइम। क्या कह रहा है कि यानी अगर दोनों हाउसेज ने उसको अप्रूव कर दिया है, उसको अप्रूव कर दिया है तो मैक्सिमम कितने समय तक रह सकता है? वो मैक्सिमम कितने समय तक? 6 माह तक ही रह सकता है। 6 माह से ज़्यादा वो नहीं रहेगा कंटिन्यूएशन में, है ना। और आगे कह रहा है कैन बी एक्सटेंडेड टू एन इनडेफिनिट पीरियड विद एन अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट फॉर एवरी 6 मंथ। आप यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको अपने अनुभव से बता दूं। कैन बी एक्सटेंडेड टू एन इनडेफिनिट पीरियड, शायद आप इसको नेग्लेक्ट कर ले जाएं लेकिन आप इसको भी हाईलाइट करके जरूर रखिएगा कि इनडेफिनिट, और अभी आगे देखेंगे तो आएगा 3 साल, है ना। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा कि किसमें इंडेफिनिट तक किया जा सकता है, किसमें 3 साल तक किया जा सकता है। आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। तो यानी कि असीमित समय, कोई इसकी सीमा नहीं दी गई है ना, इसकी कोई सीमा नहीं दी गई है। 6 माह करके एक असीमित समय तक क्या हो सकता है? नेशनल इमरजेंसी लग सकती है दोनों हाउस के अप्रूवल से। आगे क्या कह रहा है? एवरी रेजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी और इट्स कंटिन्यूएंस मस्ट बी पास्ड बाय द ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी। और जो ये प्रोक्लेमेशन होगा वो दोनों हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी, है ना, स्पेशल मेजॉरिटी से ही पास होगा। और ये जो स्पेशल मेजॉरिटी वाला प्रोविजन लाया गया है वो कब लाया गया है? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। कब? 44वां अमेंडमेंट एक्ट, 44वां संविधान संशोधन 1978। रिवोकेशन ऑफ द प्रोक्लेमेशन। क्या कह रहा है? अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी में बी रिवोक्ड, यानी हटाया जा सकता है, बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम बाय अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, यानी कि सिर्फ बता करके इसको हटाया जा सकता है, यानी जो लागू किया गया था उसको हटाया जा सकता है एक आदेश के द्वारा, और उस आदेश को पार्लियामेंट के किसी अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। पार्लियामेंट के किसी अप्रूवल की ज़रूरत उसको नहीं होती है, यानी कि लगाने के लिए तो अप्रूवल की ज़रूरत है, दोनों हाउसेस से अप्रूवल की ज़रूरत है, वो भी स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा, लेकिन इसको हटाने के लिए, रिवोक करने के लिए इन दोनों से प्रेसिडेंट को कोई सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधा, है ना, हालांकि वो काम तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के आदेश पे करता है, लेकिन फिर इन दोनों से पास कराने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधे एक रिकमेंडेशन से अपने हटा सकता है नेशनल इमरजेंसी को। आगे चलिए देखें कि इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी, इसका प्रभाव क्या होगा नेशनल इमरजेंसी का। तो सेंटर स्टेट रिलेशंस पे क्या होगा, इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली एंड फंडामेंटल राइट पे इसका क्या इफेक्ट होगा। सबसे पहला देखिए हम लोग, इफेक्ट ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस,
यानी कि केंद्र राज्य संबंधों पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो अब एग्जीक्यूटिव पे भी पड़ेगा, लेजिस्लेटिव पे भी पड़ेगा, है ना। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और यानी फिनेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, फिनेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम लोग तीनों पे देखेंगे, है ना। तो क्या पहला, इफेक्ट ऑन द सेंटर स्टेट रिलेशन, क्या कह रहा है, वाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज इन फोर्स द नॉर्मल फैब्रिक ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन अंडरगोज अ बेसिक चेंज। यानी जब आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है ना, तो उस समय क्या होता है, जो केंद्र राज्य के सामान्य संबंध हैं, है ना, उनमें बेसिक चेंजेस आ जाते हैं। उनमें क्या होते हैं, चेंजेस, यानी उसमें परिवर्तन आ जाते हैं। और इनकी स्टडी जो है वो क्या कहती है, तीन हेडिंग्स के अंतर्गत, 3 हेड्स के अंतर्गत की जाती है। पहला कार्यपालिका, विधायी और तीसरा वित्तीय। तो क्या कह रहा है पहला, ए एग्जीक्यूटिव, क्या कह रहा है, ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर एक्सटेंड्स टू डायरेक्टिंग एनी स्टेट रिगार्डिंग द मैनर इन विच इज इट्स एग्जीक्यूटिव पावर इज टू बी एक्सरसाइज। क्या कह रहा है कि नेशनल इमरजेंसी के समय में एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर एक्सटेंड्स, जो सेंटर का एग्जीक्यूटिव पावर होता है यानी कार्यपालिका शक्ति होती है, उसमें क्या होती है, विस्तार हो जाता है, उसमें विस्तार हो जाता है। और वो अब स्टेट को क्या करने लगता है, डायरेक्ट करने लगता है कि किस मैनर में अब अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे। और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, बॉट अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द सेंटर दो दे आर नॉट सस्पेंडेड। देखिए मैंने बहुत सारी लाइंस हटा भी दी हैं बीच से, आप बुक में देखेंगे तो, लेकिन वो क्या है, सेंटेंस के रिपीटेशंस है ज़्यादा टाइम, है ना। और या फिर इतने आसान है कि आप अगर खुद से भी पढ़ेंगे तो आप सीख लेंगे, खुद से भी पढ़ेंगे तो क्या करेंगे, आप सीख लेंगे उनको। तो जो क्रीम पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर उठते हैं वो मैं आपको बता दूं ताकि वो ना आपसे नेग्लेक्ट हो जाए। और मुझे कम से कम समय में पॉलिटी कवर अप भी करना है ताकि आप लोग आसानी से रिवीजन कर सकें, है ना। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बॉट अंडर द कंप्लीट कंट्रोल। स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल में लाई जाती है, यानी कि उसको कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, कैसे चीज़ों को यूज़ करना है, वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डायरेक्ट करती है। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको सस्पेंड नहीं किया जाता है ना। स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड यानी निलंबित नहीं किया जाता है। आगे क्या कह रहा है, लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट बिकम एम्पावर्ड टू मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट मेंशन्ड इन स्टेट लिस्ट। यानी राष्ट्रीय आपात के समय में पार्लियामेंट जो है वो एम्पावर यानी कि इतनी शक्ति उसको मिल जाती है कि वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में लॉज, नियम बना सके। ऑल्दो द लेजिस्लेटिव पावर स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट सस्पेंडेड। अब ये ध्यान रखिएगा कि जो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ स्टेट है यानी कि जो इसकी जो राज्य की विधायी शक्ति है ये नहीं, उसको भी सस्पेंड नहीं किया जाता है, सस्पेंड नहीं किया जा सकता है ना। इट बिकम सब्जेक्ट ऑफ ओवरराइडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट। बस क्या होता है, पार्लियामेंट को भी शक्ति मिल जाती है कि अब आप भी नियम बना सकते हैं, लेकिन राज्य भी नियम बना सकता है, राज्य भी नियम बना सकता है उस पर। और अगर दोनों में अगर कन्फ्लिक्ट हो गया तो, दोनों में कन्फ्लिक्ट हो गया अगर तो उस समय क्या होगा कि पार्लियामेंट का ही लागू होगा, है ना। दोनों में कन्फ्लिक्ट, लेकिन ये जब तक नेशनल इमरजेंसी होगा तभी तक होगा, है ना। और अगर सीधी सी बात है कि अगर संसद उस समय नहीं चल रही होगी तो, संसद अगर उस समय नहीं चल रही होगी तो राष्ट्रपति अध्यादेश लागू कर देगा, है ना। अध्यादेश जारी की जा सकती है उस समय, है ना। तो यानी कि सीधा सीधा इसका मतलब हो गया कि राष्ट्रपति उस समय अध्यादेश जारी कर सकता है राज्य के समय में, है ना। चलिए आगे देखें, ये बता दिया आपको। आगे हम देखें वित्तीय, फिनेंशियल, विधायी संबंध कैसे रहेंगे। वाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, while a proclamation of national emergency is in operation, the
president can modify the constitutional distribution of revenues between center and states. क्या कह रहा है कि जब राष्ट्रपति आपातकाल की जिस समय वो ऑपरेशन में होता है, यानी उद्घोषणा लागू होती है, उस समय राष्ट्रपति क्या कर सकता है, केंद्र और राज्यों के मध्य करों के जो संवैधानिक वितरण हो गया है, संवैधानिक वितरण है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो रेवेन्यूज़ का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, उसको क्या कर सकता है, राष्ट्रपति संशोधित कर सकता है ना। प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, अमेंड कर सकता है उसको, और थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर कर सकता है, यानी कि सब्जेक्ट मैटर को, स्टेट मैटर को नेशनल में ले आ सकता है, उस पर अमेंडमेंट जारी कर सकता है। दिस मीन्स दैट प्रेसिडेंट कैन इधर रिड्यूस और कैंसिल द ट्रांसफ़र ऑफ फाइनेंशियल्स फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट, यानी प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, जो फाइनेंसेस ट्रांसफ़र किए जाने हैं, यानी जो पैसे ट्रांसफ़र किए जाने हैं, जो वित्त ट्रांसफ़र किए जाने हैं स्टेट को, उनको रोक सकता है या फिर उनको कम भी कर सकता है। सच मॉडिफिकेशन कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच इमरजेंसी सीज टू ऑपरेट। और ये काम कब तक चलेगा, ये कब तक चलेगा, जब तक कि राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा, जब तक कि क्या है, राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा। क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति ऐसे प्रत्येक आदेश को संसद के राष्ट्रपति शासन लगा रहेगा, है ना। आगे देखें, While a proclamation of national emergency is in operation, the life of लोक सभा may be extended, है ना। या जिस समय नेशनल इमरजेंसी लगी रहती है उस समय लोकसभा की जो लाइफ है, यानी उसका जो टाइम पीरियड है, उसको हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। जो एक नॉर्मल टाइम 5 ईयर्स का होता है उससे ज़्यादा, लेकिन एक बार में कितने समय के लिए, 1 साल के लिए। पहले क्या है, मैं कंफ्यूज रहता था कि कहीं 1 साल कहीं 6 माह दिया हुआ है, ये क्या मतलब है, कि कभी लगता था 1 साल दिया हुआ है, कभी 6 माह, कभी इंडेफिनिट पीरियड के लिए, कभी 3 ईयर्स के लिए, मैं कंफ्यूज रहता था। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा कि 6 माह के लिए इमरजेंसी बढ़ाई जा सकती है, 6 मंथ्स के लिए इमरजेंसी एक बार में एक्सटेंड किया जा सकता है 6 मंथ में। लेकिन लोकसभा की लाइफ 1 साल के लिए, ये जो 1 साल बात करता है वो है लोकसभा की लाइफ, है ना। फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, यानी कितने भी समय के लिए बढ़ाया जा सकता है, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। दिस एक्सटेंशन कैन नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर इमरजेंसी हैज सीज्ड टू, यानी एक बार जब इमरजेंसी हटा दी गई है तो उसका 6 महीने से ज़्यादा उसको, यानी कि लोकसभा को कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है 2 बार 1971 से 77 में 2 बार 1-1 साल के लिए बढ़ाया गया था, है ना। चलिए आगे का लेक्चर हम लोग इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, इसको हम लोग अपने आगे के लेक्चर में देखेंगे। जय हिंद।